औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, हम एक और स्पेशल केस कर रहे हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर। तो ये हमारे पास क्या कहते हैं, एक क्वेश्चन है, लेकिन अब इसकी राइट हैंड साइड पर पॉलिनोमियल है जो कि एक्स और वाई की फॉर्म में लिखी हुई है। यानी एक्स स्केयर हो सकता है, वाई स्केयर हो सकता है, 3x स्केयर वाई 7 हो सकता है, या कुछ भी जो भी आपके जहन में आए। इधर 2x हो सकता है, ये -3y हो सकता है, +6xy, जो भी आपके जहन के अंदर आ सकता है वो कर सकते हैं। या ये भी हो सकता है कि आपके पास क्या कहते हैं सिंपल x हो जाए। ये एक सवाल राइट हैंड साइड पर इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की जो कि सेम ऑर्डर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। या ये हो सकता है कि आपके पास ये सिंपल -y हो जाए, यानी -2y हो जाए, या ये दोनों ना हो और आपके पास क्या कहते हैं 3xy हमारे पास हो जाए, या 3x² + y² हो। ये याद रखिएगा कि जितनी बड़ी एक्स या वाई की पावर्स होंगी, रेज टू पावर होंगी, उतना लेंथी क्वेश्चन होगा। यहाँ पे मैंने एक्स की पावर भी 1 रखी है और वाई की पावर भी जो है वो 1 मैंने रखी है, और इसी तरह एक्स और वाई की पावर यहाँ पे भी 1 रखी है। तो लिहाजा ये हमारे पर, आप इसमें मज़ीद जो सा है इसके कई सवाल बना सकते हैं। फ़िलहाल मैंने मुख्तलिफ ऑप्शन आपके सामने रखे हैं और इस सवाल को चूज़ करने का मकसद ही यही है कि ये 1 अगर सिंगल एक्स हो पहला क्वेश्चन बन जाएगा, वाई दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा, और उसके बाद क्या कहती हैं हमारे पास अगर इनकी प्रोडक्ट हो तो ये तीसरा क्वेश्चन हमारे पास बन जाएगा, जैसा कि मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया। तीनों को हम अलग-अलग सॉल्व करते हैं, देखते हैं जी हमारे पास रिजल्ट क्या आता है। सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर इसको लिखते हैं, और जी जो सा है इसको लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जी को इग्नोर करके ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख देंगे यहाँ पर। तो डी स्केयर + 7d d डैश + 6d डैश का स्केयर इज इक्वल टू 0, d इज इक्वल टू m और d डैश इज इक्वल टू 1, m का स्केयर + 7m इंटू 1 + 6 आपके पास यहाँ पर लिखी जाएगी इज इक्वल टू 0। उसके बाद यानी कि m² + 7n + 6 इज इक्वल टू 0, जिसको यहाँ लिखा, फिर इसके फैक्टर बनाए m² + 6m + m + 6, फिर इसमें से हमने इसको कॉमन लिया और उसके बाद m के रूट निकाले, m इज इक्वल टू माइनस यहाँ लिया, फिर उसके बाद m इज इक्वल टू -1 -6 हमारे पास आया, और ये डिफरेंट रूट्स हमारे पास आ गए। इसके अलावा भी आप कोई भी मेथड इसको सॉल्व करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन आसान तरीन मेथड यूज़ कीजिएगा, कभी भी मुश्किल मेथड को यूज़ ना कीजिएगा। जैसा अगर मैं ये कहूँ कि कंप्लीटिंग स्केयर कर दें तो वो इस मेथड से ज़्यादा जो सा है थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, थोड़ा स्टेप ज़्यादा हो जाएंगे। या मैं कह दूँ बाय हिट एंड ट्रायल रूल अप्लाई कर दें तो तब भी ये जो सा है लेंथी होने का चांस इसका मौजूद रहता है। उसके बाद फिर हमने इसको कैसे लिखना है, कंप्लीमेंट्री फंक्शन को y -1 यानी कि -1x, यानी y आपके पास y + mx, इससे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा बता देते हैं कि -1x, y -1x और y -6x, और साथ जो सा है वो हम फंक्शंस के नाम लिखते हैं f1 और उसके बाद f2 हमारे पास लिखा जाएगा। उसके बाद फिर हमने इसका कंप्लीमेंट्री जो फंक्शन फाइंड आउट कर लिया, और अब हम जो है इसका, अगर ये राइट हैंड साइड 0 होती तो सवाल यहाँ पे कंप्लीट था, लेकिन अगर ये राइट हैंड साइड के ऊपर तीन चीज़ों में से अक्सर औक़ात हम तीन फंक्शन में से कोई एक फंक्शन लिखा होता है। मसलन यहाँ पे पॉलिनोमियल लिखा हो, जैसा ये पॉलिनोमियल है, यहाँ पे हाइपरबोलिक फंक्शन लिखा हुआ, साइन हाइपरबोलिक और कॉस हाइपरबोलिक, सिर्फ ये दो लिखे हों, साइन हाइपरबोलिक कॉस हाइपरबोलिक। इस पर कंडीशन है कि इसके अलावा यहाँ पर टैन हाइपरबोलिक ना लिखा हो, कॉट हाइपरबोलिक ना लिखा हो, सीकेंट हाइपरबोलिक ना लिखा हो, कोसिकेंट हाइपरबोलिक ना लिखा हो। तो ये हम जो सा है यानी सिंपल साइन हाइपरबोलिक और कॉस हाइपरबोलिक दूसरी टाइप है। तीसरी टाइप हमारे पास एक्सपोनेंशियल है, यानी कि एक्सपोनेंशियल्स हमारे पास e⁻x + y या e⁻x3y ये लिखा हुआ, या हमारे पास cos ax या sin ax लिखा हो। सिर्फ यही दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हम हल कर सकते हैं, बाकी यानी को हल नहीं कर सकते। यानी सीकेंट हाइपरबोलिक, कोसिकेंट हाइपरबोलिक, सीकेंट ax, कोसिकेंट ax ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, हाइपरबोलिक फंक्शन नहीं है। और उसके बाद क्या कहते हैं, यानी इनको मैं डिस्कस नहीं कर रहा। उसके बाद कोसिकेंट हाइपरबोलिक, कोसिकेंट ax और सीकेंट ax, कॉट ax और टैन ax वो यहाँ पर नहीं होने चाहिए। तो लिहाजा ये हमारे पास
इन तीन में से कोई एक होगा तो वही मेथड हम बार बार सीख रहे हैं, या हम उसको चेंज कर लें। यानी ये भी हो सकता है, जैसा साइन हाइपरबॉलिक है, कॉस हाइपरबॉलिक है, इसको हम एक्सपोनेंशियल के अंदर चेंज कर लेते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमने इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन अगर ZP निकालना है तो लेफ्ट हैंड साइड को हमने 1/दिस कर देना है, जैसा ये किया, 0 को छोड़ देना, लेफ्ट हैंड साइड हमने कर देनी है इसके, और साथ जो सा है ये जो लिखा हुआ है राइट हैंड साइड पे जो भी लिखा हुआ, चाहे ये तीनों ही लिखे हो, यानी कि साइन हाइपरबॉलिक, कॉस हाइपरबॉलिक एक, या इन दो में से कोई एक लिखा हो, या आपके पास क्या कहते हैं कॉस AX और साइन AX, इन दो में से कोई एक लिखा हो या दोनों लिखे हो, और या पॉलिनोमियल लिखे हो, तो हम सारे यहाँ पे लिख देंगे। फिलहाल ये फंक्शन टर्म्स यहाँ पर हैं और ये हमने यहाँ पर लिख दी। अब उसके बाद यहाँ पर हम इसको कैसे करेंगे, ये देखें हमारे पास हमने ना हमेशा याद रखना, हमेशा हम D को कॉमन लेंगे। अब लफ्ज़ से गौर करना कि D को कॉमन लेंगे, D की हाईएस्ट पावर जो डिनोमिनेटर की पॉलिनोमियल में होगी, इसमें D डैश को नहीं लेंगे कॉमन, हमेशा हम अक्सर जो से है ये D को ही कॉमन लेते हैं। तो D की हाईएस्ट पावर जो यहाँ पर होगी, अब इसके अंदर हाईएस्ट पावर कौन सी है, वो D² है। यहाँ पर पॉसिबल है कि सिंपल D हो जाए, ये D भी पॉसिबल है कि D जो से है वो हमारे पास कॉमन आ जाए, एक्चुअल यानी कि सिंगल D, लेकिन असल चाहे वो D² हो या D हो या D³ हो, हाईएस्ट पावर जो डिनोमिनेटर की है इन जो है D में, तो वो एक्चुअल टारगेट क्या होता है, टारगेट ये होता है कि किसी तरह यहाँ पे 1 आ जाए। ये 1 हम लाजमी जाना चाहते हैं ताकि हम बाइनोमियल सीरीज़ अप्लाई कर सके जो कि नेक्स्ट स्टेप पर अप्लाई होगी। उसके लिए आपको कॉमन, अभी तक जितने भी सवाल आपके पास आएंगे, याद रखिएगा बड़े अहम पॉइंट्स हैं कि जितने भी सवाल अभी आएंगे उन सब के अंदर D ही कॉमन आता है। लेकिन अगर मैं इसे यूँ कह दूँ कि आप इसको D² नहीं है बल्कि 7D डैश है प्लस 6D डैश है, तो फिर कॉमन जो सा होगा ना वो आपके पास D डैश का स्क्वायर कॉमन आ सकता है, 6D डैश का स्क्वायर अगर ये ना हो तो फिर हम, यानी हर सूरत में बस यहाँ 1 आना चाहिए, एक 1 होना चाहिए, बाकी ये जो टर्म्स हैं ये इसके साथ, यानी 1 के साथ 1 प्लस जितना जो कि ये हमारे पास है 1 प्लस आपके पास ये चाहे जितनी मर्जी बड़ी टर्म्स आ जाए, ये सिंगल आ जाए, हर सूरत में यहाँ पे जो है आपके पास ये 1 लाजमी चाहिए, उसके साथ आगे साइन कुछ भी आए और आगे जितनी मर्जी टर्म्स आ जाए, जैसा कि यहाँ पर कॉमन लेने पर D² को कॉमन लेने पर आपके पास जो टर्म्स आएंगे वो हमारे पास क्या कहते हैं 1 के साथ 2 आएंगे। ये देखें ये 1 के साथ, बस ये एक लॉजिक याद रखिएगा, मैं दोबारा एडवाइस करता हूँ कि आपने यहाँ 1 लाना है, चाहे आप D² के कॉमन लेकर निकाल करें, हाईएस्ट डिग्री को कॉमन लें, चाहे D डैश की हाईएस्ट डिग्री को कॉमन लें, लेकिन अक्सर औकात याद रखिएगा कि पहले हम D² को कॉमन लेते हैं और उसके बाद चाहे D डैश को कॉमन ले लें, किसी को भी, यानी कि ऐसा सवाल जिसके अंदर आपको आसानी हो अगले स्टेप करने में, ये भी याद रखिएगा। अक्सर औकात हमें आसानी D के हाईएस्ट जो डिग्री है उसको हल करने में होती है, बाकी ऑप्शन जो से वो एक्सेप्शंस हैं, बहुत कम आते हैं। तो D की हाईएस्ट डिग्री D² था और ये हमारे पास है, और 1 हम टारगेट हासिल करने में कामयाब हो गए। ये टारगेट होता है 1 के साथ आगे जितनी मर्जी आपके पास 1 के साथ जितनी मर्जी आपके पास टर्म्स आ जाए, 1 माइनस आ जाए, 1 प्लस आ जाए, फिलहाल 2 आई। अब हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये कॉमन जो कि बनता नहीं था D², तो हमने जो ये कॉमन लिया है ये कॉमन सही भी है या गलत है। इस 1 को लाने के लिए तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं D² को इस ब्रैकेट के साथ, तो D² को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे D² आ जाएगा, फिर D² को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 7D डैश ओवर D और मल्टीप्लाई D², तो ये आ जाएगा 1D 7D डैश, फिर D² को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब हमारे पास D² से कैंसिल हो जाएगा 6D डैश स्क्वायर, ये दोबारा वो आ जाएगा जो ये लिखा हुआ है। लिहाजा ये इसका मतलब है कि ये बिल्कुल D² कॉमन बिल्कुल सही आपके पास आया। अब हम क्या करेंगे, हम इसको जो है ऊपर मूव कर देंगे, 1 प्लस 7D डैश ओवर D प्लस 6D डैश का स्क्वायर, D हमारे पास इसको ऊपर मूव कर देंगे। ये देखें ये मैंने दोबारा लिखा, अब इसको ऊपर हमने मूव किया -1, तो x माइनस वाई प्लस 3xy ये वैसे ही लिखा हुआ है। उसके बाद फिर हमने एक चीज़ जो सी है वो देखना करनी है, 1/D² को हम बाद में सॉल्व करेंगे, पहले हम इस ब्रैकेट को यानी यहाँ से लेके यहाँ तक को सॉल्व करेंगे। तो अब हमारे पास क्या है, मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ, तो इससे पहले कि इसको हल करें मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि D डैश का मफहूम क्या होगा। D डैश का मफहूम है कि इसको इसके साथ फर्स्ट डेरिवेटिव लेना,
1/d का क्या मफहूम है, 7/d का वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। d डैश का स्केयर का मफहूम क्या है उसको हम अभी डिस्कस करते हैं। 6/d का स्केयर वो बाद में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल ये हमारे पास d डैश का मतलब है कि ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, वो तो सिंपल रह जाएगा x माइनस वाई प्लस 3xy। लेकिन ये d डैश के साथ जब ये ऑपरेट होगा, ये ऑपरेटर सारा यानी कि ये वाला ऑपरेटर सारा 7d-d, तो फिर सूरत हाल ये बनेगी आपके पास x माइनस वाई प्लस 3xy। आगे जन साहब इसको d डैश को हम फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y कहते हैं ऑफ एनी फंक्शन जो इसके सामने फंक्शन दिया गया होगा। तो विद रिस्पेक्ट टू ये करते हैं y, ये कांस्टेंट x कांस्टेंट होगा और ये 0 हो जाएगा, y का डेरिवेटिव -1 हो जाएगा और x का जो y का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो प्लस 3x आ जाएगा। फिर उसके बाद चूँकि d डैश का स्केयर भी हमारे पास है तो हम इसके अंदर d डैश का स्केयर यानी सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y ऑफ एनी फंक्शन, तो इस वजह से ये दोबारा हमने लिखा -1 प्लस 3x और फिर इसका दोबारा डेरिवेटिव हमने लिया, तो ये हमारे पास आ गया जी इसका डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव का मतलब है कि इसी का डेरिवेटिव लेना, तो -1 का डेरिवेटिव क्या होगा 0 आपके पास, और 3x का डेरिवेटिव क्या होगा जी हमारे पास, वो भी 0 होगा। तो लिहाजा ये हमारे पास इसका सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन x माइनस वाई प्लस 3xy इज इक्वल टू 0 के बराबर हमारे पास आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जितने भी d डैश है, अगर मैं ये कहूँ कि मज़ीद डेरिवेटिव लें d डैश का क्यूब लें तो वो भी तो 0 ही होगा। अगर मैं ये कहूँ d डैश का 4 लें यानी d डैश रेज़ टू पावर 4 वो भी 0 होगा। अगर मैं ये कहूँ d डैश की पावर जो सी है 200 लें वो भी 0। इसका मतलब सारे 0 होंगे d डैश के स्केयर के ऑनवर्ड जितने भी हैं। इसी वजह से हमने कहा निगलेक्ट द d डैश स्केयर एंड इट्स हायर पावर्स। कहाँ पे करना है इसका निगलेक्ट करना है, ये देखें मैंने ये टर्म्स ही गायब कर दी, ये लिखी नहीं। d डैश का स्केयर इसको 0, ये सारी 0 हो जाती है इतनी सी टर्म, बाकी क्या हल होगा, यही 0 हम इसको करके इसको कहते हैं ये 0 हो गई हमारे पास। उसके बाद फ़िलहाल इसके अंदर निगलेक्ट कर दी, फिर हमने ये लिखी सिर्फ 1 प्लस 7d डैश ओवर d और रेज़ टू -1 हमने यहाँ पे लिखी। यहाँ से क्योंकि मैं पहले भी कहा कि यहाँ तक हमने हल करना है, ये तो 0 हो गई, तो फिर सिंपल जो सा है वो हमारे पास 1 प्लस 7d डैश ओवर d रेज़ टू -1 हमारे पास आ गई। यही चीज़ मैंने यहाँ पर की। आपने भी यही करना है, आपने ये देखना है कि आपका फंक्शन जो सा है, ये भी एक अहम पॉइंट है, नोट कर लें कि आपकी ये जो लिखना है d डैश स्केयर, इस पे आप 0 हो रहे हैं या d, कई सवाल ऐसे होंगे जिसमें ये d डैश के क्यूब के ऊपर आप 0 होंगे। मसलन मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मैं इस सवाल के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग कर देता हूँ कि यहाँ पे लिखता हूँ x स्केयर माइनस वाई स्केयर प्लस आपके पास क्या कहते हैं, चलें यही लिख लेते हैं x स्केयर माइनस वाई स्केयर। तो इसके अंदर आप थर्ड ऑर्डर पे जाके यानी कि थर्ड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव d डैश का क्यूब के ऊपर 0 होंगे, तो वहाँ पे फिर हम वो लिखेंगे d डैश निगलेक्ट द d डैश क्यूब एंड इट्स हायर पावर। फिलहाल हम सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव पर 0 हुए हैं, यानी कि आपको ये सारे स्टेप करने पड़ेंगे यहाँ से लेके ये सारे स्टेप, वो बताएगा कि कहाँ पे आपने 0 होना है। ये कर लें यहाँ पर, यानी ये वर्क जो है ये आप इस फंक्शंस का जो भी यहाँ फंक्शन दिया हुआ होता है इस फंक्शन के साथ आप जो है ये सारे कर लें, यहाँ से लेके यहाँ तक पहले कर लें, ताकि आप डिसाइड कर सकें कि आप कहाँ कौन सी टर्म से निगलेक्ट करना शुरू करेंगे। जैसा कि जिस पे 0 आ जाएगा उस पे, चाहे वो पहले पे ही 0 आ जाए, एक बात जहन में रखिएगा, चाहे d डैश पहले पे ही 0 आ जाए। मसलन अगर ये देखना, अगर मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, आप समझेंगे ये लिखा हुआ है x, अगर ये x लिखा हुआ है, अब ज़रा गौर करें, d डैश x यानी कि ये रहा हमारा बात d डैश x यानी फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो पहले ही 0 हो जाएगा d डैश, बाकी समझे नहीं लिखा, सिंपल x है। तो फिर इसका डेरिवेटिव जो सा है वो आपके पास क्या आएगा, ये इसका फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y वो सिर्फ और सिर्फ 0 आएगा। तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे निगलेक्ट द d डैश, स्केयर नहीं लिखेंगे, d डैश एंड इट्स हायर पावर, यानी फिर हम इसको ये टर्म्स में जहाँ भी d डैश होगा उसको निगलेक्ट कर देंगे। फिलहाल ये d डैश का स्केयर हमारे पास है और इसका आपके पास क्या कहते हैं यहाँ पर d डैश का स्केयर, इसको आपने 0 रखा है, 0 आया है, आपने नहीं रखा, 0 आया है,
तो लिहाजा इसको निगलेक्ट करेंगे, निगलेक्ट डी डैश का स्क्वायर एंड इट्स हायर पावर। तो मैंने ये टर्म नहीं लिखी, अब ये रहेगी सिर्फ 1 + 7 डी डैश ओवर डी और -1। तो यहाँ पर हमने और ये साथ लिख दिया। अब उसके बाद ये 1 ओवर डी स्क्वायर साथ साथ आ रहा है, इसका बिल्कुल एंड के ऊपर रूल होगा। अब हमने यहाँ पर बाइनोमियल सीरीज़ अप्लाई की। तो बाइनोमियल सीरीज़ ये है कि आप इसके अंदर पहला 1 आ जाएगा, फिर माइनस आ जाएगा। आप करके देखिए, मुझे उम्मीद है कि आपको याद होगी। फिर 7 डी डैश ओवर डी का स्केयर आ जाएगा, ये -1 C2 हो जाएगा, फिर -1 C3 हो जाएगा। फिर इस टर्म का 7 डी डैश ओवर डी का आपके पास यहाँ पे क्यूब आ जाएगा, देन 4 आ जाएगा, और यहाँ -1 C4 आ जाएगा, यहाँ -1 C इधर आगे -1 C4 होगा, और -7 डी डैश ओवर डी रेज़्ड टू पावर 4 होगा। इसी तरह आगे चलेंगे। यहाँ पे आना था -1 C1, जिसको मैंने सीधा ही माइनस लिख दिया, यानी -1 C2 जिस तरह है, यहाँ -1 C1 इधर आना था, जिसको मैंने माइनस लिख दिया। बाइनोमियल सीरीज़ आपको याद होनी चाहिए। मैंने रिवाइज़ फिर भी कर दी, एक दफ़ा फिर रिवाइज़ कर देता हूँ कि ये आपके पास यहाँ पे -1 C1 और इसकी पावर जो सी होल पावर 1 होगी, जैसा कि यहाँ पर होल पावर इसकी 1 है। और इसी तरह -1 C2 इसकी पावर 2 है, फिर -1 C3 इसकी पावर जो सी है वो यहाँ पर इसकी पावर 3 है, एंड सो ऑन। अच्छा जी, अब हमारे पास देखें, इसमें फिर दोबारा इसका स्केयर ओपन करते हैं। डी डैश का स्केयर आएगा, -7 का जो भी जवाब आता है उससे हमें गर्ज नहीं, डी डैश का स्केयर है, और इस डी का भी जो स्केयर आता है उससे भी हमें कोई गर्ज नहीं। तो डी डैश का स्केयर जो सा था वो हमारे पास 0 था, तो लिहाजा ये भी टर्म निगलेक्ट हो जाएगी, क्योंकि हमने लिखा है निगलेक्ट द डी डैश का स्केयर एंड इट्स हायर पावर। तो ये भी निगलेक्ट हो जाएगी। ये भी इसमें क्यूब है, डी डैश का क्यूब वो भी होगा, ये सारे निगलेक्ट हो जाएंगे, सिवाय ये 2 रह जाएंगी, 1 और ये 2 हमारे पास। और बाकी चीज़ 7 जो सा ये 7 लिखा हुआ रहा है, x - y + 3xy, ये वाली चीज़ ये यहाँ आपके पास क्या कहते हैं, इधर स्पेस नहीं था मेरे पास आगे से ब्रैकेट के आगे, तो मैंने इसको यहाँ लिख दिया। आगे आते हैं जी, हम यहाँ पर इसको x - y + 3xy को ऑपरेट करते हैं। अब इधर ये मैंने 0 0 सब जगह लिख दिए कि इनके जवाब 0 0 हैं, और x - y + 3xy पहले यहाँ आ जाएगा, फिर उसके बाद इसके अंदर डी डैश के साथ आएगा x - y + 3xy, और इसका जवाब हमने डी डैश का फाइंड आउट किया हुआ है, ये रहा डी डैश का आंसर है -1 + 3x। तो हम ये सबसे पहले यहाँ रख देंगे। यही काम मैं अब नेक्स्ट स्टेप में करने जा रहा हूँ। पहले मल्टीप्लाई करूँगा x - y + 3xy, 1 से यहाँ ये आ जाएगा, फिर -7 ओवर डी, और डी डैश x - y + 3xy की वैल्यू -1 + 3x, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं जी। ये देखें जी, मैंने वही स्टेप यहाँ पे थोड़े से एक्सप्लेन करके लिख दिए। x - y + 3xy लगता है कि मल्टीप्लाई किया है, हालांकि मल्टीप्लाई का लफ्ज़ बहुत ही गलत है, ऑपरेट करना लफ्ज़ इस्तेमाल होना चाहिए। उसके बाद आगे हमारे पास ये आ गया -1 + 3x, और साथ में यहाँ 7 आना था जो मेरा रह गया था। 7 भी, तो ये 7 हमारे पास है ना, ये भी साथ आ रहा है। तो डी डैश x - y की वैल्यू ये आ गई। अब 7 को यहाँ भी 7 आएगा, 7 1 ओवर डी का मतलब याद रखना, 1 ओवर डी का मतलब, क्योंकि डी है फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे 1 ओवर डी याद रखना। 1 ये 7 है ना, इसको 1 ओवर डी भी लिख सकते हैं। 1 ओवर डी का मतलब है कि फर्स्ट टाइम इंटीग्रेशन। अगर 1 ओवर डी स्केयर होता है यहाँ पर, फॉर एग्जांपल डी डैश ख़त्म हो जाए, तो तब हम ये फैसले करेंगे कि अब हमने इसको इंटीग्रेट कितनी दफ़ा करना है। ये 7 ओवर डी है, डी 1 ओवर डी है, 1 है, तो इसको फर्स्ट टाइम इंटीग्रेट करेंगे। और अगर हमारे पास डी 4 हो तो इसको 4 टाइम्स इंटीग्रेट करेंगे फ़िलहाल। और ये तो एज इट आ रहा है हमारे पास, तो हम यहाँ पे जो है इसको इंटीग्रेट करते हैं। ये एज इट आ गया, x - y + 3xy, और 1 ओवर डी स्केयर अभी तक सॉल्व नहीं हो रहा क्योंकि प्रेफरेंस इन ऑपरेटर्स की पहले है। उसके बाद आगे इसकी आ गया जी हमारे पास, इसे 7 से मल्टीप्लाई करते हैं जी, 7 से इसको मल्टीप्लाई, क्योंकि 7 भी तो साथ था, 7, और x - 3x² ओवर 2 आ गया। उसके बाद जी हमारे पास ये आ गया, ये इसको ज़रा सिंपलीफाई किया तो 7x और ये 8x हो गया जी, 8x, और उसके बाद यहाँ पर -7 को इससे बन गया -21 ओवर 2, -21 ओवर 2,
ये ज़रूर सही कर लीजिएगा, अगर कोई रह गया तो वो भी ज़रूर कर लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद 8x, यहाँ पर 8x आ गया जी, 8x² ओवर 2x की इंटीग्रेशन। अच्छा हाँ, एक चीज़ तो रह गई कि पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर रहे थे हम, यानी x में आ गया 7x और x 8 आ गया, -y एज इट 3xy एज इट, और उसके बाद माइनस ये 7 को मल्टीप्लाई 21x² ओवर 2। यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन किया। क्यों डबल इंटीग्रेशन किया जी? हमारे पास डबल इंटीग्रेशन इसलिए किया है कि यहाँ d² था 1/d²। अगर 1/d² है तो फिर आपके पास क्या कहते हैं, यहाँ पर डबल इंटीग्रेशन होगी। अगर 1/d³ है तो वह ट्रिपल इंटीग्रेशन होगी किसके हिसाब से? विद रिस्पेक्ट टू x। ये कैसे पता लगा कि विद रिस्पेक्ट टू x ही करनी है या विद रिस्पेक्ट टू y करनी है? तो इसका जवाब ये है कि d = फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x है। अगर ये d' होता तो यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव ओवर पार्शियल y होना था, जो कि विद रिस्पेक्ट टू y था, फिर यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू y करनी थी। फिलहाल चूँकि दो ही ऑपरेटर हैं, या तो विद रिस्पेक्ट टू x है या विद रिस्पेक्ट टू y है, तो यहाँ पे कैपिटल D को हमने विद रिस्पेक्ट टू x कहा है, तो लिहाजा ये विद रिस्पेक्ट टू x होगी। देखें ये दो दफ़ा हमने लिख दिया, d² 1/d², याद रखना। और अगर ये d² ऊपर हो तो फिर ये डेरिवेटिव है, और अगर ये रेसिप्रोकल हो तो फिर ये इंटीग्रेशन है। यानी d² यहाँ पे लिखा हुआ ऊपर, d² इंटू आगे जो यहाँ से लेके यहाँ तक हो। आगे जी हम इंटीग्रेट करते हैं। ये आ गया 8x² ओवर 2, ये कांस्टेंट था -y xy, और ये 3x² और ये 21 ओवर हमारे पास क्या कहते हैं 6 हो जाएगा x³ की इंटीग्रेशन x³ और 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 हो गया। एक दफ़ा फिर इंटीग्रेट करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा जी 2 आपके पास, ये 4 हो जाएगा, 4 आपके पास, ये 2 और 4 और साथ x³ ओवर 3 हो जाएगा, x³ ओवर 3 माइनस x² ओवर y। अगेन इंटीग्रेट करने पर फिर उसके बाद 3x² यहाँ पे 6 हो जाएगा, 3x² y ओवर 6, और यहाँ पे 21 ओवर 24 x4 हो जाएगा। सिंपल सी इंटीग्रेशन है, इसको बाद में आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। उसके बाद फिर हम इनकी वैल्यूज़ को 1 और 2 को इसमें रखेंगे, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर फंक्शन। कम्प्लीमेंट्री फंक्शन ZC आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं, वो ये है। उसके बाद यहाँ पर आपके पास ये थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी थी, ये 4 है, 4x³ ओवर 3, और ये 1/2x², ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। ये 3/6, ये 1/2 ही आ गया, यानी ये हमारे पास बिल्कुल सही है। उसके बाद ये 21 ओवर 24, तो ये आ जाएगा 7/8, 3 से हमारे पास जाएगा। ये हमारे पास क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हुआ है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कमेंट्स करके वीडियो के बारे में ज़रूर बताइएगा। आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है। अल्लाह हाफ़िज़।